नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबरों में। कोरोना संकट पर राज्य सरकार की ओर से लगातार केंद्र पर वैक्सीन न देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। पात्रा ने सीएम केजरीवाल से सवाल भी पूछा कि दिल्ली में राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम वैक्सीन क्यों खरीदी। पात्रा ने कहा कि 27 मई तक केंद्र ने दिल्ली को 45,46,070 वैक्सीन फ्री दी थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सीधे कंपनियों से 8,17,690 डोज खरीदी हैं, जबकि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने अब तक 9,04,720 वैक्सीन की डोज खरीदी है। यानी कि दिल्ली सरकार से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वैक्सीन खरीदी है। केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने कुल 13% ही खुद से वैक्सीन खरीदी है, यानी कि उन्होंने अपने दम पर केवल 13% लोगों का टीकाकरण किया है। संबित पात्रा ने कहा कि अब तक राज्यों को 20,61,350 डोज बिल्कुल फ्री में दी जा चुकी है। इसलिए केंद्र पर आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है और बेबुनियाद है। पात्रा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और कुछ नेता जो रोज सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि ये वैक्सीन है, काउंटर पर मिलने वाली कोई साधारण पैरासिटामोल नहीं है कि आप गए, उठाए और भारत को लेकर चले आए। केंद्र सरकार ने भारत के अंदर वैक्सीन आए, इसके लिए कानूनों को अप्रैल में आसान बनाया। संबित पात्रा ने कहा कि भारत बायोटेक का सिर्फ एक प्लांट था, लेकिन आज भारत बायोटेक के 4 प्लांट देश भर में मौजूद हैं, क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम किया है। पीएसयूज को भी उत्पादन बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है और वे भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। नेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है, जो भारत सरकार लगातार विगत वर्ष से कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, बहस मुबाहिसे का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है इस बात को लेकर कि देश में वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें दिल्ली सरकार सही से काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सही से काम नहीं कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही होता है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशंस में आम लोग कहां जाएं, खासतौर पर वो लोग जो पीड़ित हैं, जिनके कोई भी परिजन अस्पतालों में एडमिट हैं कोरोना को लेकर। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेश सिंह मौजूद हैं। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए जुबेर भाई, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो पूरी दुनिया परेशान है और हम पूरे देश के पूरी जनता परेशान है, जिससे डरी सहमी हुई है।
ऐसी स्थिति में ये आरोप प्रत्यारोप मेरे ख्याल में ये उचित नहीं रहता है। इनको काम करना चाहिए। काम करने वाले जो है वो काम कर रहे हैं, हर प्रदेशों में जो है अपने अपने तरीके से लगे हैं। आज देखिए वो हमारी पार्टी के तो नहीं है कि पार्टीबाजी कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की सरकार है, भाजपा के से अदर सरकार है, लेकिन फिर भी उसकी विशेषता, उसकी बड़ाई करता हूँ कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो उसको अच्छा कहा जा रहा है, पूरा रहा है। और जो लोग केवल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं वो काम करने की उनकी इच्छा नहीं है, वो काम करने वाले नहीं है, उनका काम है केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना। ये स्थितियां है, उनको कम से कम इतना शर्म आना चाहिए सभी को कि जो इस तरह के काम पे, इस तरह की स्थिति पे वो केवल बहानेबाजी और काम कुछ नहीं करना, केवल बयानबाजी करते रहें, ये कहाँ तक उचित है। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और काम करने में मन लगाना चाहिए और काम करें, कोई भी उससे ज्यादा बेहतर होगा, जनता के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा। उमेद सिंह जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अकील खान जी। अकील जी, क्या आप उमेद सिंह जी की बात से सहमत हैं और क्या बार बार आम आदमी पार्टी का ये आरोप केंद्र सरकार पर, बीजेपी पार्टी पर लगाना कि वैक्सीन की कमी है और अभी भी वेंटिलेटर्स की कमी है, लगातार दिल्ली हो या देश के अलग अलग हिस्से हो, तमाम राज्यों में जो है कोरोना की वजह से हजारों लोग अभी भी दम तोड़ते जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को जो वैक्सीन मिल रही हैं, जो सहूलियतें केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, उनका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा क्या? देखिए, कहावत है जुबेर, ऊंट के मुंह में जीरा। इस वक्त जबकि देश त्राही त्राही मच रही है देश के अंदर, जिस वक्त हमें वैक्सीन करोड़ों करोड़ मुहैया हो जाने चाहिए थे इस टाइम देश के अंदर, इस टाइम जो है 1-1 लाख, आधा लाख, 3-3, 4 दिन के गैप के बाद दे रहे हैं। और ये जो इनके प्रवक्ता हैं, ये संबित पात्रा, जो मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये भयंकरतम झूठा पात्रा, ये जो है भारतीय झूठ पार्टी की भयानक झूठ पार्टी कन्वर्ट हो चुकी है। और उसके भयंकरतम झूठे जो प्रवक्ता है वो मिस्टर पात्रा, अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश इस वक्त किस चीज की जरूरत है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरविंद जी सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट, जो पोजीशन है, जमीनी हकीकत है, उसको फैक्ट बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है उसका रिपोर्ट है, आज आप अगर ये पात्रा जी अगर पढ़ते हो अंग्रेजी के अखबार, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनका रिपोर्ट क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये लिखा है कि जो मतलब मिनिमम जो होगा देश के अंदर इस वक्त इन्फेक्टेड पर्सन, जो ऑफिशियल फिगर जो दिया है गवर्नमेंट ने, वो है 2.7 करोड़। 1.14 जो है इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट दिया है, वो 3.1 लाख फर्टिलिटीज मतलब मौतें दे रखी है, ये गवर्नमेंट फिगर है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है उसने कहा मोर लाइकली ये फिगर जो है इन्फेक्टेड फिगर है, ये 53.9 करोड़ है, 53.9 करोड़। और जो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट है उसको उन्होंने कम करके आंका है। इंडिया ने बोला 1.14, लेकिन उन्होंने 0.3% करके आंकने के बाद कहा है कि कम से कम 16 लाख मौतें हुई है देश के अंदर, कम से कम। और अगर इसको जो सीरो सर्वे के हिसाब से लगाया जाए तो ये वर्स्ट कंडीशन में 70.1 करोड़ इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। 70.1 करोड़ लोग देश में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और मिनिमम जो हाफ भी लगाए इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट, जो मतलब कोरोना से मौतों की दर है, वो 0.6 लगाई जाए तो 42 लाख लोग मौत के शिकार हो चुके हैं देश के अंदर। ये मोदी जी घर में बैठ करके 7,000 की ईरानी चाय पी करके सो रहे हैं। और ये उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, ये इंक्लूडिंग ये आपका ये जो नकवी है और उनके साथ में कहने वाले जो लोग हैं 6-6 साल से, जो ट्विटर के ऊपर 2 नंबर की झूठ बोलने में माहिर है और जिसके लिए पूरा ट्विटर इनके अगेंस्ट में लोग बता दिए मैनिपुलेटेड खबर बेचते हैं, तो ये शर्म इनको आनी चाहिए। शर्म तो बहुत छोटी सी बात हो गई है। अकील खान जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं उमेश सिंह जी से ये सवाल जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगा। उमेश सिंह जी, वैक्सीनेशन की कमी तो देश में है, इस बात से कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता। खुद बीजेपी जो आला कमान है, उन्होंने अमेरिकी जो फार्मा कंपनी है फाइजर, उसके साथ में एक करार किया है, एक तरह से एग्रीमेंट हो गया है, और जुलाई महीने से जो वैक्सीन की जो पहली डोज है उसके आने की शुरुआत भी एक तरह से हो जाएगी और ये सिलसिला लगभग अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि फाइजर जो अमेरिकी जो फार्मा कंपनी है वो हिंदुस्तान को 5 करोड़ वैक्सीन देने जा रही है। इस बात का एग्रीमेंट करार हो चुका है, लेकिन कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कानूनी अड़चने हैं।
तो क्या इसको मानने में दिक्कत कहां है कि देश में वैक्सीन की कमी है? क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अगर हम छोड़ दें तो देश में तो अभी तक इनके अलावा वैक्सीनेशन का जो अभियान है शुरू ही नहीं किया गया, बल्कि एक दो कंपनियों को ही इसके ऑर्डर्स दिए गए थे। अब बाद में जिक्र किया जा रहा है कि कुछ और कंपनियों को भी इसमें शामिल किए जाने की कवायद चल रही है। तो जिस तरह से 5 करोड़ वैक्सीन अमेरिका से मंगाई जा रही हैं और इसी साल अक्टूबर के महीने तक वो आनी है, तो ऐसे में इस बात से इनकार किसको है कि वैक्सीन की कमी तो देश भर में है? देखिए, एक तो जो चर्चा हो तो चर्चा की तरह हो और सभ्यता से हो तो बेहतर होता है। मैं इसके आगे नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो कौन किसके साथ बैठा है वो कम से कम बोलने वाले को ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ में उसी तरह से बातें करें। अनाप शनाप बोलना और किसी को कुछ कहना और प्रधानमंत्री को कुछ कहना, कि मंत्री को कुछ कहना, बोलने की सभ्यता होना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अकील खान जी से हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है भाषा की जो मर्यादा है उसको रखा जाए। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए उमेश सिंह जी। जिस तरह से 5 करोड़ वैक्सीन का करार हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच, और अमेरिका की जो फार्मा कंपनी है फाइजर, उसने वादा किया है कि जुलाई से आयात शुरू हो जाएगा और अक्टूबर तक ये लगातार चलेगा, 5 करोड़ वैक्सीन भारत आएंगी। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो है आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है और जवाब होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, लेकिन सभ्यता के साथ होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो आज जो स्थितियां बनी है भारत की, ये पहले ये पूरे दुनिया में कभी ये बीमारी नहीं थी। और जिस तरह से पहली बार आई थी और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरी तरह से जो है कंट्रोल में किया था, वो पूरी दुनिया में सराहना हुई है। आपका नेशनल चैनल है और पूरा देश सुनता है आपके चैनल के माध्यम द्वारा। आप लोग भी इस चीज को दिखाए हैं, बताए हैं और जानते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बारे में और किस तरह से पूरे देश में हर प्रदेशों के लिए फंड की व्यवस्था की गई कि लोग अपने अपने यहाँ तैयारी करा लें हर स्टेट में। उसके बाद अभी दोबारा से और हम खुद भी अपना यूज किए और दूसरे के भी 40-39 देशों को भी मदद किया था देश ने। आज उसका परिणाम है कि हमारे ऊपर जब आफत आई और देश के ऊपर, तो पूरी दुनिया के कई देशों के लोग हमारे साथ खड़े हो गए। वो पूरा दुनिया ने देखा, इसकी सराहना किया। आज जो वैक्सीन के बारे में चल रहा है, जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ, वो जो था जिस प्रदेशों के लिए काफी स्तर तक दिया गया और व्यवस्था हुई और शुरुआत हुआ। ठीक है, कमी भी हो सकता है और सरप्लस भी, नुकसान भी हुए हैं, काफी जगह पे नुकसान भी बहुत सारे काफी परसेंटेज में हुए। ये होता है, इसको क्या करोगे, काम करोगे तो नुकसान और फायदा होगा, लेकिन यहाँ जनता को बचाना है, जान बचानी है, उसके ऊपर काम करना है। और उसके ऊपर काम भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, उसमें कोई इफबट नहीं है। और जिस तरह से व्यवस्था अभी केवल दो वैक्सीन कंपनियां जो बना रही हैं, इसके अलावा अभी 10 और 12 कंपनियों के बीच में भी बात चल रही, वो भी लगभग फाइनल हुए हैं। वो अभी बहुत तेजी से और भी बढ़ेगी। जो कमियां लग रहा है उसके लिए देखिए बाहर से भी बात कही कि भारत के सामने सिर्फ एक अकेला दिल्ली शहर नहीं है, कि अकेला एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नहीं है, बाकी 28 राज्य भी हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश भी है, उनकी भी जिम्मेदारी देखनी होती है, उन राज्यों की भी एक जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। तो इसमें तो कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता कि कोरोना की रफ्तार पर रोक तो लगी है। कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, जिस तरह से लोगों को जद में ले रहा था, कोरोना जिस तरह से हर किसी को अपने आगोश में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा था, अब उसकी रफ्तार पर कंट्रोल तो हुआ है। यही वजह है कि अब जहां पर 4 लाख जो एक्टिव केसेस जो आ रहे थे रोजाना, उसमें भारी कमी आई है। और पहले के मुकाबले जिस तरह से 4000 लोगों की रोजाना मौत हो रही थी, उसमें भी कमी आई है। तो अकील खान जी, इस बात को मानने से इनकार क्यों है आप लोगों को कि अकेले दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है केंद्र सरकार के पास, बाकी राज्य भी तो देखने पड़ते हैं ना? मैं यही बोलना चाह रहा हूं बीजेपी वालों से कि ये खाली दिल्ली जो केजरीवाल जी जो वोकल है, जो फैक्ट बताते हैं, उनको ही ये लोग पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे केजरीवाल जी जो है वो ही दुश्मन है, कोरोना दुश्मन नहीं है इनका। कोरोना दुश्मन है और जो फाइट करनी चाहिए हमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से, ये किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की जिम्मेदारी है ना, देश के प्रधानमंत्री की? या मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है जो देश की जिम्मेदारी से भाग खड़े होंगे? वो जो भाग खड़े हो रहे हैं, ये बताइए आप। अगर हमारे देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इनके बीजेपी के एमपी ने ही, देखिए एक बहुत बड़ा उनका वीडियो आया हुआ है, रोते हुए उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने हत्याएं की है। ये मोदी जी बिल्कुल कंप्लासेंट है। ये देश के अंदर इन्होंने अपना जिस वक्त देना चाहिए सबसे ज्यादा ध्यान, जो आज कंट्रोल में हो जाती सारी परिस्थितियां,
उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, और अभी संबित पात्रा जैसे भयंकर सब झूठे पात्राओं को ये आगे कर करके ये ट्विटर और टूल किट के चक्कर में देश को उलझा करके जिस तरह से बगला कर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक नहीं है, ये सजा योग्य है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध की सजा संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं को देनी जरूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, 42 लाख लोग मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आज की। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये गलत बता रहे हैं, 3 लाख बता रहे हैं। अरे 3 लाख भी इतने होते हैं सर कि मतलब इस देश के अंदर कोई दूसरा देश होता तो प्रधानमंत्री को अभी तक हटा चुके होते, जेल में डाल दिए होते। ये लेकिन अकील खान जी मैं आपके ही बात पे वापस आता हूं। अगर हर चीज के लिए, हर समस्या के लिए प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, राज्य सरकार भी अगर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा, प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे, और बाकी जो महकमे हैं कोरोना की जो चेन को तोड़ने में लगे हुए हैं उनकी क्या जवाबदेही बनेगी? अगर हर चीज का जवाब आप देश के प्रधानमंत्री से ही मांगेंगे फिर तो दिक्कत जी। सुबेश जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो ही जिम्मेदार होता है और उसके पास सारी पावर होती है। वो चाहे तो किसी को हटा दे, अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, हेल्थ सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, ये मिनिस्टर उसके पास होती है। अगर वो जिम्मेदार है, वो देश के लोगों के साथ प्यार करता है, उनकी जिम्मेदारी समझता है, तो वो फौरन रिमूव करेगा कि जो इनकम्पिटेंट मिनिस्टर उसको फौरन हटाया जाए। लेकिन इतने दिनों से जो 6 साल 1.5 साल से इस तरह से अनियमितताएं हो रही है, और जिस तरीके से देश के अंदर सारा पूरा सिस्टम कचरा हो गया, कबाड़ा हो गया है, पूरी दुनिया वाले बोल रहे हैं कि ये जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के रेट बढ़ रहे हैं, जो सेकेंड वेव आ गई है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जनता इन चीजों से परेशान है, जबकि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने और अपनी झूठी इमेज चमकाने में लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन बता दें कि कोरोना संकट के दौरान लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे लोग परेशान हैं। सरकार को इसे लेकर क्या योजना है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने खाद्यान्न तेलों के जो दाम हैं पिछले 1 दशक के
मुकाबले सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल की कीमतों में औसतन 19 से 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान जुड़ गई हैं। मुस्कान, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है उन्होंने कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, इससे तो कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता कि जहां एक तरफ कोरोना ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है, कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ महंगाई भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तमाम जो खाद्यान्न तेलों की हम बात करें, डीजल पेट्रोल के दामों का हम जिक्र कर लें, सराफा बाजार का के ऊपर हम चर्चा कर लें, हर तरफ जो है महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में अच्छे दिन का जो वादा पीएम नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर देशवासियों से किया था, क्या वो अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल जुबैर, आपने बहुत सही कहा कि ये वादा जो है वो बहुत धूमिल होता नजर आ रहा है। महंगाई की बात करें तो महंगाई हमेशा इसी तरह से चरम पर रहती है और आंकड़ों के भी आज हम बात करेंगे तमाम तरीके से, क्योंकि महंगाई जो है वो इस समय जनता की जेब पर सीधा डाका डाल रही है। आज सुबह का ही आप वाकया ले लें, मैं जब ऑफिस की तरफ आ रही थी, हम जनरली अगर बात करें तो ऑफिस की तरफ जब मैं आ रही थी तो मुझे एक रास्ते में बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि बेटा आपके पास कुछ खाने के लिए है। उस समय यकीन कीजिएगा जुबैर कि दिल बहुत कचोट गया था। इसी वजह से आज मैं ऑफिस आने में भी लेट हुई, क्योंकि उनसे बातचीत में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। उनसे बातचीत में सीधी ये बात उन्होंने कही कि हमारे पास 2 वक्त का खाने के लिए भी कुछ नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सरकार बेरोजगारी लगातार करती जा रही है और इसी वजह से उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। ये तमाम उनकी बातें थी जो उन्होंने मुझे कही। मैंने वहां पर उनकी सहायता भी की, लेकिन देखिए हम कब तक इस तरह से लोगों की सहायता करते रहेंगे? हम हमेशा मौजूद नहीं होते और सभी लोग एक जैसे नहीं होते। महंगाई जो है वो लगातार जनता की जेब पर डाका डाल रही है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगी जुबैर जी। स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, इनके आंकड़ों के मुताबिक देश में रिटेल खाद्य तेल के मासिक औसत दाम जनवरी 2010 से अब तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर आ गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर बात करें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की, तो इनकी वेबसाइट पर ये आंकड़े मौजूद हैं जो मैंने आज निकाले हैं। मई के महीने में सरसों के तेल के औसत दाम 164.44 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं, यानी कि प्रति किलो, जो कि पिछले साल में मई के महीने में 39% से अधिक है। मई 2020 में सरसों के तेल का औसत दाम 118 रुपए 225 किलोग्राम था। अब आप देख सकते हैं कि 118 रुपए से 164 रुपए एक साल में इस तरह की जब बढ़ोतरी होती है तो जनता की जेब पर डाका डालना सीधा बहुत सही बात है, कहा जा सकता है। और जिस तरह से राहुल ने आज ट्वीट किया, राहुल गांधी ने, उन्होंने महंगाई पर जिस तरह से बात की है, महंगाई पर तो बात ठीक है, लेकिन तमाम उनकी जो बातें हैं, जो प्रियंका वाड्रा ने भी आज ट्वीट किया है, उन्होंने जानकारी दी है, वीडियो जो उन्होंने रिलीज करके जानकारी दी कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो थोड़े खराब नजर आ रहे हैं, सरकार आंकड़े छुपाने की बात कर रही है। उन्होंने ये बात कही है। इस पर देखिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जांच का विषय है, और अगर ये जो जांच है ये निष्पक्ष रूप से सरकार के दबाव के बिना होती है तो शायद ये बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि किसी चीज से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तमाम तरह की चीजें हम जनता और आम जनता जो है वो लोगों में देख रही है, दुनिया में देख रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आसान लफ्जों में अगर हम जिक्र करना चाहें और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है 100 के पार पहुंच चुका है, डीजल के दाम 90 के पार पहुंच चुके हैं, गैस सिलेंडर की कीमत का अगर हम जिक्र करें तो एक गैस सिलेंडर 800 के पार उसकी कीमत हो चुकी है। सरसों का तेल जिसकी जरूरत रोजाना पड़ती है, हर घर के लिए पड़ती है, उसकी कीमत 160 रुपए के पार हो गई। यानी कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा महंगाई के जो स्तर है उसको भी पार कर गया है सरसों का तेल। इसके अलावा बेरोजगारी दर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। 15 लाख खातों में आए नहीं, शमशान घाट भर गए, गंगा में शव तैर रहे हैं और टूल किट जो है ट्रोल किट में तब्दील हो गई है। तो इस तरह से वो नागरिक, वो मतदाता कहां जाएं जिन्होंने अन्ना मूवमेंट के बाद मोदी सरकार को, बीजेपी नेताओं को इस बात के लिए सत्ता सौंपी थी कि महंगाई से निजात मिलेगी, और जिस तरह से करप्शन के तमाम इल्जाम उस वक्त की कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए थे उनसे कहीं ना कहीं देश को एक कह सकते हैं कि छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहां तो सब कुछ डामाडोल नजर आ रहा है। मुस्कान,
जी जुबैर, आंकड़ों की हम बात कर रहे थे, मैंने तमाम बातें आपकी सुनी, बहुत सही बातें आपने कही हैं, क्योंकि जनता जो है वो अगर किसी को चुनकर बिठाती है सत्ता में तो वो इसीलिए कहती है कि उनके मुद्दे की, उनके मकसद की बात होगी और उनको सुरक्षित राह पर लेकर जाया जाएगा और जो भी उनके वादे हैं, उनसे वादे किए जाते हैं वो पूरे होते नजर आएंगे। तमाम जनता के मन में इस समय यही बातें अभी सुनने में आ रही हैं जुबैर, कि जो जनता अभी कह रही है कि चुनावों के टाइम में तो आ जाते हैं ये सभी मंत्री नेता, सभी आ जाते हैं उनसे वोट मांगने, लेकिन जब बात मुद्दे की आती है तब इस समय कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। जनता यही कहती नजर आ रही है कि हमने तमाम मंजर देखा है, लेकिन इस बीच जनता के बीच में अगर कोई मंत्री नहीं आए हैं तो उन्हें, उनका दिल यकीन मानिएगा कि बहुत कचोटता है इस चीज को लेकर, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर सत्ता में बिठाती है और जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि उन्हें कोई भी चीज नहीं सूझती। इसी समय का आप जिक्र का अगर हम करें कोरोना का, तो देखिए वैक्सीन की कमी इतनी है, तीसरी लहर का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय में आने वाली है। फाइजर वैक्सीन, ठीक है, फाइजर वैक्सीन आने वाली है, लेकिन इसमें भी बहुत देरी हो चुकी है जुबैर, ये हम सब मानते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़े समय पहले आई होती तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती। और जो स्पुतनिक वैक्सीन आई है वो भी हम पहले ला सकते थे, तमाम तरह की चीजें हैं जो हम बहुत पहले कर सकते थे। भारत में इस समय निर्णय लेने में सरकार जो देरी कर रही है, हो सकता है कि ये कहीं, हालांकि हम नहीं चाहेंगे ये बात, लेकिन हो सकता है कि उनकी ये देरी बहुत बड़ी गलती साबित हो, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही ये बात कि अगर हम मार्च में वैक्सीनेशन को पूरी तरह से कर लेते, कंप्लीट कर लेते, तो उसके बाद दूसरी लहर हमें नहीं देखने को मिलती। और सबसे बड़ी गलती थी कि अगर हम वैक्सीन को, अब इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा है, लेकिन अगर उस समय हम दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं देते तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती थी और ये चीज़ें अभी हमें दूसरी लहर की ज़रूरत देखने को नहीं मिल पड़ती थी। ये सब चीज़ें, तमाम बातें हैं जो जनता भी कर रही है, नेता मंत्रियों के मन में भी है, और विपक्ष का तो देखिए काम है सवाल उठाना, वो तो सवाल उठाते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि फिलहाल ये जो महंगाई है, इस पर लगाम कब लगती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जनता बेरोजगारी की ओर बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन है, हर ओर जनता बेरोजगार देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, आपने कहा कि जिस तरह से महंगाई जो है उसमें लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उस पर रोक कब तक लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर, महंगाई पर जो है रोक तभी लग पाएगी जब हम इस बात को मानेंगे, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं देश में जो है महंगाई बढ़ रही है। अगर हमने इस बात को माना ही नहीं कि महंगाई देश में कहीं है ही नहीं, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, तो फिर महंगाई पर रोक लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले हमें ये मानने की जरूरत है। ये सही बात है कि विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, लेकिन इस बात से भी कहीं किसी को इनकार नहीं हो सकता कि जिस तरह के डेटा हमारे पास मौजूद हैं, जो आंकड़े खुद ब खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि यकीनन देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकारों की बात हो, हमें ये मानने की जरूरत है और ये मानना पड़ेगा कि देश में महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और उस पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब इस पर प्रॉपर वे में मंथन हो। बिल्कुल जुबैर, बहुत सही कहा आपने कि इसे हमें मानना होगा, क्योंकि अच्छे दिन की अगर बात की है तो फिलहाल तो अच्छे दिन आते कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी के लिए भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, स्थितियां इतनी बद से बदतर होती जा रही हैं। हर स्थिति को हमने देखा, हमने जो आज तक नहीं देखा था पिछले 70 सालों में, 72 सालों में, वो आज हम देखने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें, मैंने आपको सरसों का तेल का तमाम कीमतें बताई थी, मई 2020 में ये कीमतें भी मैंने आपको बताई थी। अगर हम पाम ऑयल की बात करें, ये भी आम ऑयल है जो घरों में इस्तेमाल होता है काफी, मई के महीने में इसके औसत दाम 131.69 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहे थे, जो कि 49% अधिक हो गए हैं, क्योंकि मई 2020 न्यूज रूम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त की किल्लत के चलते इस बुलेटिन को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये सही बात है कि महंगाई बढ़ रही है, तो एक तरफ कोरोना काल भी लगातार अपने चरम पर बना हुआ है। ये बात सही है कि अब पहले के मुकाबले जो आंकड़े हैं उनमें कहीं कमी नजर आ रही है। पहले के मुकाबले मौत का जो आंकड़ा है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, देश का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं, चाहे उसमें केंद्र की बीजेपी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारों हो, उनको मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।